नमस्कार, मैं राम प्रताप और आज आपको नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताऊंगा। इससे पहले जो है कई वीडियो आ चुकी है मेरी और ये जो है नीति निर्देशक तत्व का फर्स्ट पार्ट है। इस वीडियो में हम मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व जो है वो लिए कहाँ से हैं, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में किया गया है, नीति निर्देशक तत्व में जो है वो समाजवादी प्रावधान कौन कौन से हैं, गांधीवादी प्रावधान कौन कौन से हैं और तमाम ऐसी बातें हैं जिनको जानना बेहद ज़रूरी है। वो सारी बातें जो है इस वीडियो में जानेंगे हम। और ये जो है 2 पार्ट में आएगा, ये फर्स्ट पार्ट है और एक जो आएगा वो सेकेंड पार्ट है। तो चलिए देखते हैं। ये जो है आप देखेंगे तो नीति निर्देशक तत्व है क्या? ये राज्य जो है कानून बनाते हैं उसको दिशा निर्देश प्रदान करता है ये, ठीक है। क्योंकि सीधी बात है, आप देखोगे राज्य का मतलब यहाँ पास स्टेट से नहीं है कि हाँ राज्य का मतलब सीधे मतलब एमपी, सीजी, यूपी, बिहार, ये इससे नहीं। यहाँ पास राज्य का मतलब सरकार से है। अगर सरकार कोई कानून बनाती है तो उसके मार्गदर्शक के रूप में जो है नीति निर्देशक तत्व काम करते हैं। जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार में आ जाएंगे आपके नगर पालिका, नगर निगम, पंचायती राज, ये सारी चीज़ें जो लोकल गवर्नमेंट है, तो ये जो है इनको भी सरकार ही कहा गया है। तो ये ध्यान रखे रहना है आपको कि राज्य जब भी कानून बनाएगा तो इसको ध्यान में रख के बनाएगा, तभी जो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती है। तो ये चीज़ें हैं पूरे के एक, हालांकि ये चीज़ें ज़बरदस्ती नहीं है, बाध्यता नहीं है राज्यों को, लेकिन अगर अच्छा राज्य आपको बनाना है तो ये अगर लागू करता है कोई भी व्यक्ति तो वो आसानी से उसको बनाया जा सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस भाग में किया गया है भारतीय संविधान में, तो भाग 4 में किया गया है। और टोटल भाग कितने हैं, तो 22 भाग है, बता दीजिएगा। टोटल 22 भाग हैं। कभी कभी आपको दिखेगा कि 25 भाग, 26 भाग, ये चीज़ करते रहते हैं। वो गणना के हिसाब से मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। जैसे 4 का ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद 9 का ले लीजिए, उसके बाद आप लिख लीजिए 14 का लिख लीजिए। ये सब जोड़ेंगे 1 2 3 तो 22 3 25 होते हैं। लेकिन जब गणना के हिसाब से आए तब, लेकिन कभी आता नहीं क्वेश्चन, बस भाग पूछता तो आपको 22 भाग बता दें, टिक करने, ठीक है। और आप देखेंगे कि 9 ख भी है, उसको 9 क और 9 ख दोनों को एक ही लेते हैं, तो इसलिए 22 3 25 हो जाता है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 36 से लेकर 51 तक जो है वो नीति निर्देशक तत्व के बारे में उल्लेख किया गया है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। और आयरलैंड कहाँ से लिया है, तो स्पेन से, ठीक है। तो ये ध्यान रख रहना कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से। और वो जो आयरलैंड है वो कहाँ से लिया था, तो स्पेन से। ये ध्यान रख रहिएगा आप। उसके बाद जो है ये जो है वाद योग्य नहीं होता। वाद योग्य का मतलब यहाँ पास ये है कि अगर राज्य इसको लागू नहीं करते तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते, आप केस नहीं कर सकते। ये ध्यान रख लेना। जबकि आपको बताया था कि मौलिक अधिकार जो है वो वाद्य योग्य है। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है कोई, तो या राज्य करता है उल्लंघन, तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट जा सकते हैं 226 के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के अनुसार। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ मौलिक अधिकार में। ये हो गया आपका, ये हो गया। ये राज्य के लिए सकारात्मक होता है। सकारात्मक क्यों होता है, क्योंकि राज्य अगर इसे लागू नहीं करता है तो राज्य को कोई दिक्कत नहीं होती, राज्य के ऊपर केस नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मौलिक अधिकार जो देखा जाए वो नकारात्मक होता है राज्यों के लिए। व्यक्तियों के लिए तो सकारात्मक होता है मौलिक अधिकार, लेकिन राज्यों के लिए नकारात्मक होता है। क्यों, अगर मौलिक अधिकारों को लागू नहीं करते सही तरीके से तो उसके खिलाफ भी कोर्ट जाया जा सकता है। ये ध्यान रख लेना। इसके बाद जो है ये अनिलंबनीय होता है, मतलब मौलिक अधिकार का जो नीति निर्देशक तत्व है इसका निलंबन नहीं किया जा सकता। जबकि मैं आपको लोग को बताया था
कि मौलिक अधिकार जो है उसका निलंबन, हाँ मौलिक अधिकार जो है उसका निलंबन किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति चाहें तो उसको उनको जो है 249 के तहत जो है ये प्रावधान किया गया है। ये ध्यान रख रखिएगा कि वो चाहे तो मौलिक अधिकारों को निलंबन कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये सामाजिक होता है। ठीक है, जबकि मौलिक अधिकार देखेंगे आप तो वो व्यक्तिगत होता है, ये सभी समाज के लिए बनता है, ये ध्यान रखे रहना है। और इसका उद्देश्य क्या है नीति निश्चित तत्व का? तो एक जो है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये उसका उद्देश्य है। मतलब सीधी बात है, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो ये चीज़ें नहीं प्रदान हो। मतलब ये है जो कि सामाजिक न्याय हो, जो समाज में भेदभाव है वो नहीं हो। आर्थिक न्याय मतलब जो कम ज़्यादा पैसे का है वो ना हो, क्योंकि आप देखेंगे कि आर्थिक न्याय में कुछ लोगों को ज़्यादा वेतन है तो बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों का है तो बहुत कम। तो एक ऐसा तय किया जाए जिससे ज़्यादा गैप ना हो। राजनैतिक न्याय, ये राजनीति में सभी लोगों को समान भागीदारी देने की बात कही गई है इसमें, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पास आप कोई भी व्यक्ति है जो खड़ा हो सकता है, भारत का नागरिक है अगर भारत का कोई पद है तो उसके लिए वो योग्य होता है। तो ये ध्यान रख लेना, बशर्ते वो जो उसकी योग्यता निर्धारित की गई है वो उसमें हो। ऐसा नहीं कि कोई 18 साल का व्यक्ति है और या 17 साल का व्यक्ति है और उसको बोल दे कि राजनीति में वो भाग ले रहा, तो नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ना वो वोट दे रहा, क्योंकि 18 साल कंप्लीट हो जाते तो वो वोट करते, और ना ही वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें न्याय की बात करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना मैं बता चुका हूँ कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते कैसे। इसको ये नीति निश्चित तत्व को अगर सिद्धांतों को अगर लागू कर दिया जाए तो ऑटोमेटिक ये हो जाएंगे। मतलब वो सारी सुख सुविधाएं जो शहरों में हैं वही चीज़ें तो हैं। ठीक है, स्वास्थ्य की सुविधा हो, रहने की सुविधा हो, ठीक है, जीवन स्तर अच्छा हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और ये नीति सिद्धांत को जो है 3 भागों में बांट सकते हैं इनके सिद्धांत को। एक तो है लोक कल्याणकारी तथा समाजवादी राज्य की स्थापना करने वाले सिद्धांत, एक जो है गांधीवादी विचारधारा से संबंधित सिद्धांत, एक जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाले निर्देश सिद्धांत। तो ये जो है 3 भागों में इसको बांट के रखा गया है, ये ध्यान रखे रहना है आपको। और सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव पड़ा है किसी का इस नीति निश्चित तत्व में तो वो जो है गांधी जी के विचारों का प्रभाव पड़ा है। अगर आप देखेंगे 36 से 51 के बीच में जितने भी आर्टिकल हैं उसमें अधिकतर आर्टिकल जो है गांधी जी के विचारों से संबंधित हैं, जो गांधी जी जैसा विचार रखते थे। क्योंकि कुटीर उद्योग की बात कौन करते थे? गांधी जी, उनकी बातें यहाँ पास हैं। ग्राम पंचायतों की बातें कौन करते थे? गांधी जी, वो यहाँ पास है। मद्य निषेध की बात किसने किया है? गांधी जी 47 में। ठीक है, गौ हत्या पे प्रतिबंध और ये सारी चीज़ें जो है इनको संरक्षित करने की बात किसने कर रखा था? गांधी जी, अनुच्छेद 48। तो ये सारी चीज़ें जो बातें आप दिखेंगे तो ये सारी चीज़ें जो अधिकतर बात जो है वो गांधी जी से संबंधित है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव किसका पड़ा है नीति निश्चित तत्व में, तो गांधी जी का। ये ध्यान रखें, उनके विचारों का। तो ये रहा आपका। अब आते हैं अनुच्छेद। राज्य को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 36 में। अनुच्छेद जो 12 में बातें कही गई हैं, अनुच्छेद, क्योंकि राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में, वही बातें जो है अनुच्छेद 36 में कही गई हैं। ये ध्यान रखे रहना है। अनुच्छेद 36 में राज्य को परिभाषित किया गया, क्योंकि राज्य नीति निश्चित तत्व जो है तो हम राज्य कहेंगे किसको? राज्य कहेंगे किसको? क्योंकि नीति निश्चित तत्व है। अब यहाँ पास हमको राज्य के बारे में हर बार राज्य का प्रयोग हो रहा है, तो राज्य को भी यहाँ परिभाषित किया गया है। तो राज्य का मतलब यही है यहाँ पास, सीधी बात है कि जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ये सब क्या आएंगे? ये राज्य ही कहलाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखे रहना। नीति निश्चित तत्व राज्य का कर्तव्य होगा। ये जो है ये किसमें बताया? 37 में। ये राज्य का कर्तव्य है। राज्य चाहे, मतलब सीधी बात है, सरकार चाहे तो इसको लागू करे, चाहे तो इसे लागू नहीं करे, वो न्यायालय में नहीं जा सकता। यही बातें यहां लिखी हैं 37 में। मैं आपको यहां पास बताया था कि वाद्य योग नहीं होता है, ये वाद्य योग नहीं होता है। यही बातें तो यहां लिखी हैं 37 में। नीति निश्चित तत्व जो है राज्य का कर्तव्य होता है। मतलब सीधी बात है, ये अगर लागू नहीं करते हैं तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है ना? जैसे बताया आपको कि मान लीजिए पेंशन मिल रहा है आपको, पेंशन बंद कर दे सरकार, आप नहीं जा सकते।
क्योंकि वो जो है उसका नीति निश्चय तत्व है, वो उसका कर्तव्य है, वो चाहे तो करे चाहे तो नहीं करे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखे रहना है आपको। अनुच्छेद 38 लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो लोगों के कल्याण के लिए जो सरकार है वो लोगों के कल्याण के लिए वो सामाजिक व्यवस्था ऐसी बनाएगा जिसको जो है सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया जाए। ये किस में लिखा है? 38 में लिखा है ये। ठीक है ना, मतलब कोई भी कानून बनाए, चाहे केंद्र सरकार बनाए, चाहे राज्य सरकार बनाए, चाहे स्थानीय सरकार बनाए, ऐसा नहीं बनाएगा जिससे भेदभाव ज्यादा उत्पन्न हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखे रहना ये 38 में। तो क्वेश्चन आता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना को लेकर किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना 38। अब जो है अनुच्छेद 39A और D, इसमें A B C D E F ये सब दिया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे। 39A और 39D दो अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है ये चीजें। अब आता है सामान्य न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, सामान्य न्याय और जो है एवं निशुल्क विधिक सहायता, तो महिला पुरुष या किसी को भी समान न्याय की बात किया गया किसमें? 39A में। और यही बातें जो है एक जो है निशुल्क विधिक सहायता, ये जो है मूल संविधान में नहीं था। ये कब आया है? ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया है, 1976 में आया है। ठीक है, आप देखेंगे तो इसको जो है पहले से ही 39A था, लेकिन फिर ला दिया गया 39A1। ठीक है, तो यहां पास आपको कभी कभी कैपिटल A में दिख जाएगा ना, ये ध्यान रख रहिएगा, लेकिन हमने दोनों को एक ही जगह में लिख लिया है 39A में। तो अगर क्वेश्चन आता है कि निःशुल्क विधिक सहायता को लेकर किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपको बताना 39A। जैसे मान लीजिए किसी के पास वकील करने के लिए पैसे नहीं है, तो सरकार उनको वकील मुहैया कराएगी फ्री में, है ना, क्योंकि उनको न्याय चाहिए। तो न्याय दिलाने के लिए ऐसा ना हो जाए कि कहीं वो न्याय मतलब वकीलों के अभाव में वो न्याय न प्राप्त कर सके, इसलिए न्याय के लिए जो है निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है, वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, निःशुल्क विधिक सहायता। उसके बाद जो है एक दिख रहा है यहाँ पास 39D। तो आपको ये क्वेश्चन आते हैं कि समान निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो 39A में। ये निःशुल्क कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ये ज्यादा पूछता है, ये ध्यान रख लेना। 39D सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, मतलब महिला हो पुरुष हो या कोई व्यक्ति हो, अगर कोई समान कार्य कर रहा उसके लिए समान वेतन, मतलब एक ही कार्य के लिए एक ही जैसा वेतन होना। ठीक है, मान लीजिए आप कह सकते हैं कोई कंप्यूटर बना रहा, अब एक ही महिला बना रही है, एक पुरुष बना रहा है, तो आप पुरुष को वेतन ज्यादा नहीं दे सकते और महिला को वेतन कम नहीं दे सकते, या फिर महिला को ज्यादा वेतन पुरुष को कम, क्योंकि एक ही काम के लिए अलग अलग प्रावधान नहीं किए गए हैं। तो ये ध्यान रख रहिएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब सीधी बात है, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगी जिससे जो है महिला पुरुष या इसमें भेदभाव हो। समान कार्य के लिए समान वेतन का वो चीजें ध्यान रख लेना। तो यहां पास समान कार्य के लिए समान वेतन है, बता चुका हूं आपको, समान कार्य के लिए समान वेतन है। तो ऐसी कोई विधि नहीं बनी है कि समान कार्य के लिए समान वेतन ना हो, ध्यान रख लेना। और विधि नहीं बनाएगी, अगर राज्य बनाती भी है विधि, अगर कोई कोर्ट में चला जाता है तो कैंसिल हो जाएगी विधि। क्यों? क्योंकि सीधी बात है, यहाँ संविधान में ये लिखा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था किया जाएगा, ना कि उसमें, ठीक है, भेदभाव। ये जो है ग्राम पंचायतों का गठन, ये गांधी जी का सपना भी था, और इसी अनुच्छेद को इसी अनुच्छेद को ध्यान रख के ग्राम पंचायत जो पंचायती राज अधिनियम आया। ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में जो आप देखेंगे अनुसूची 11 जो है वो किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। और ये अनुसूची 11 कब जोड़ी गई भारतीय संविधान में? तो आप देखेंगे 73वां संविधान संशोधन 1992 का अधिनियम है, और ये लागू कब हुआ है? तो 1993 में। ठीक है, ये ध्यान रखना कि पंचायती राज अधिनियम लागू कब हुआ है? तो 1993 में। पंचायती राज अधिनियम है किस सन का? तो आपको बताना 1992 का, 1992 का। और ये 73वां संविधान संशोधन और अनुसूची 11,
तो ये ध्यान रखे रहना, अनुसूची 11 ये ध्यान आपको रखना है यहां से। और आपको पता है कि भारतीय संविधान में जो है वो कुल वर्तमान में देखा जाए तो वो 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन मूल संविधान में जो है वो 8 ही अनुसूचियां थी। ठीक है, बाद में 4 बढ़ गई हैं। पहला संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची बढ़ी, भूमि सुधार संबंधी कानून। 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल कानून आया। फिर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और जो है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 नगर पालिका जोड़ा गया। ऐसे हिसाब से जो है अब जो है वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना 12 अनुसूचियां हैं। और अनुसूचियां लाई क्यों गई थी? क्योंकि बहुत सारे अपना संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें अनुच्छेद और भाग तो बना ही दिए गए। सॉरी, इसमें कई ऐसी बातें थी जो हमने अनुच्छेदों में नहीं कह रखा था। जो बातें अनुच्छेद में नहीं कही गई हैं उसी बातों को शामिल कहाँ किया गया था? अनुसूची में शामिल किया गया था। तो ये ध्यान रख रहिएगा। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां अगर पूछे तो 12। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8। ये ध्यान रख लेना आपको। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, मतलब सरकारी सहायता पाने का अधिकार। अगर मान लीजिए कोई देख सकते हैं कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने के लिए अधिकार, तो राज्य चाहे तो ऐसी व्यवस्था कर सकती है। जैसे आप देखेंगे कि कोई बुजुर्ग है और उसको जो है वो कुछ कर नहीं पा रहा, तो चाहे तो राज्य सरकार उनके पेंशन की व्यवस्था कर सकती है ना, लोक सहायता कर सकती है। क्योंकि कई सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं। आप देखोगे कि बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए सारी चीजें व्यवस्था की गई है। तो कहाँ की गई है? आप देखोगे तो यहीं पास कुछ ऐसी दशा होती है जिसमें वो व्यवस्था कर सकते हैं और राज्य ऐसा कानून बना सकता है। ये यहां लिखा है। 42 काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। मतलब सीधी बात है, यहां पास है जो ये अनुच्छेद ऐसा कहता है कि अगर आप किसी से काम करा रहे हैं तो वहां पास जो है वो न्याय संगत होनी चाहिए। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से सही हो, और जो है मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध हो। मतलब सीधी बात है, इस आर्टिकल से ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति से आप काम करा रहे हैं तो उसके हिसाब से वैसी उचित दशाएं भी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि उसको दिक्कत महसूस ना हो। जैसे एक उदाहरण से समझिएगा, अगर मान लीजिए इसके लिए कानून भी बना है कि अगर मान लीजिए महिलाओं से आप काम लेते हैं, मान लीजिए दिन में महिलाओं से काम ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर रात की ड्यूटी लगाते हैं महिलाओं की किसी काम में, तो उनके लिए व्यवस्था किया गया है कि वो उनके लिए गाड़ी भेजेंगे, उनको लाने ले जाने के लिए देंगे, वो उनको छोड़ेंगे, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, और वो रास्ता खुद तय करेंगे कि किस रास्ते से उनको जाना है। वो ड्राइवर रास्ता तय नहीं करेगा कि इस रास्ते से आए तो वही चीज है। ये सारी बातें कहाँ, ये चीजें इसी आर्टिकल को ध्यान में रख के तो ये सब कानून बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रख रहना, ये जो है ये आर्टिकल यही कहता है। और प्रसूति सहायता उपबंध, अगर कोई महिला मां बनने वाली है या मां बनती है तो उसको छूट प्रदान किया जाएगा, उसको छुट्टी दी जाएगी। आप देखते हैं कि 6 महीने की उनको छुट्टी मिलती है अधिकतम, वो फिर वो जो उसको बढ़ा लेती हैं, 2 साल तक भी कर सकती हैं वो। और पिता को जो है इसी अनुच्छेद है, यही अनुच्छेद के हिसाब से एक कानून बनाया गया, और पिता को भी 15 दिन की छुट्टी मिलती है। ठीक है, तो उस बच्चे की पिता को भी 15 दिन की छूट मिलती है। तो यहां जो है यहां पास ध्यान रखना, प्रसूति सहायता मतलब मां बनने के समय की बात कर रही है, तो उस समय की जो है उसको छूट प्रदान की जाएगी, उचित व्यवस्था की जाएगी, और उसके लिए है भी प्रावधान, उनको छुट्टी भी मिलती है। ठीक है, उसके बाद जो है अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए, मतलब जो कर्मचारी हैं, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, मतलब ऐसी मजदूरी हो जो उनका जीवन निर्वाह हो जाए। ये नहीं कि काम ले रहे हो बोल रहे हो 50 रुपए, ऐसा नहीं है। मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने की बात करते हैं। तो कर्मकारों के लिए जो है वो निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था, ऐसे व्यवस्था की, मतलब कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो उसके लिए एक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाएगी। आप लोग देखते होंगे मनरेगा के लिए
जो मजदूरी तय करते हैं, मतलब एक ऐसी मजदूरी रहती है जिससे उनका जो है जीवन चल सके। बहुत ज़्यादा तो नहीं होता लेकिन बहुत कम भी नहीं होता, ऐसा होता है जो जीवन चलाया जा सकता है उससे। तो निर्वाह मजदूरी और एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात, जो लघु कुटीर उद्योग हैं उनको प्रोत्साहन देने की जो है वो प्रावधान किया गया है किसमें, अनुच्छेद 43 में। और अप्रत्यक्ष रूप से दिखेगा आपको कि मनरेगा के तहत जो मजदूरी प्रदान की जाती है या उनको कार्य उपलब्ध कराया जाए वो यही आर्टिकल है 43, अगर देखेंगे अप्रत्यक्ष रूप से तो। अब आता है अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता की बात करता है, ठीक है। और नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का मतलब यही है कि मतलब सभी के लिए जो है एक समान कानून हो, चाहे आप देखेंगे दीवानी मामले हो चाहे फौजदारी मामले हो। दीवानी मामले वो होते हैं जैसे जमीन जायदाद के संबंधित जो विवाद है वो दीवानी मामले कहलाएंगे, जबकि लड़ाई झगड़े ये सब के जो मामले हैं वो फौजदारी मामले कहलाते हैं। तो ऐसे अगर कानून आप बनाते हैं तो सभी के लिए एक समान कानून होगा, किसी के लिए अलग अलग कानून नहीं होंगे, ठीक है। बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जो पर्सनल लॉ से देखे जाते हैं, ठीक है, जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये चीज़ें होती हैं ना, पारसी लॉ, सिख लॉ, सबके लिए अलग अलग एक पर्सनल कानून भी है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, तो अलग अलग के तरह अगर विवाह हुआ है, मान लीजिए हिंदू का विवाह, तो अगर हिंदू का विवाह है, अगर उनका विवाह विच्छेद किया जाता है, अलग होते हैं दो लोग, तो उसको जो फिर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत देखा जाता है उसको, ठीक है। तो सभी के लिए अलग अलग कानून बने हैं, तो ये सब को किनारे करके सीधे एक ही कानून बनाया जाए सबके लिए, एक समान सिविल संहिता हो, ठीक है। ये बातें जो है ये गांधी जी ने भी कहा था। और ये जो है अनुच्छेद 44 एक समान सिविल संहिता, और ये जो है एक समान सिविल संहिता भारत में कहाँ है तो आपको बताना है गोवा राज्य में जो है एक समान सिविल संहिता है। और इसको याद करने के लिए बहुत आसान है कि अनुच्छेद 44 एक ही जैसे दिख रहा है, 4 तो एक समान है, दोनों एक समान सिविल संहिता। और यहां पास तो आपको एक बता दिया था, ये समान कार्य के लिए समान वेतन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछते रहता है जब भी वो होता है। तो 38 लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये सारी बातें जो हैं आप देखेंगे यहाँ पास रही हैं। और ये जितना भी इम्पोर्टेंट था, जितनी भी बातें जानने के लिए आपको, वो सारी चीज़ें मैंने आप इसमें बता दिया है। और हाँ, जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड की जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।